हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो आज क्लास फोर्थ रहने वाली है सीडीपी की, जहां पे टॉपिक रहने वाला है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके कई क्वेश्चन बन जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं ना, इन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि थ्योरी और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं। और साथ में क्लास की जो पीडीएफ्स हैं, आपको सारी ही पीडीएफ्स टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी जाती हैं। आई होप कि आपने इसके पहले जो 3 क्लासेस हो चुकी हैं आपने देख ली होगी ना। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर के जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा ना। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और क्लास अभी हम एसएसटी, ठीक है, अभी आपकी सीडीपी और सिर्फ एसएसटी की ही क्लास चल रही है। इन्हें हम पहले कंप्लीट करेंगे और इसके बाद अदर क्लासेस भी आपकी यहाँ पे शुरू होंगी ना। जितना भी कंटेंट है एकदम फ्री में आपको चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो बिल्कुल आप यहाँ पे रुक करके ठहर के, है ना, एक बिलीव दिखाना जरूरी है चीजों के लिए। नहीं तो आप भटकते रह जाते हो और फिर चीजें क्या होती हैं, कैसा रिजल्ट आता है आपको भी पता है ना। तो अनुवांशिकता की बात करेंगे। हेरिडिटी क्या है, तो जैसे कि इस पिक्चर के थ्रू हम समझते हैं ना, ये सन है यानी कि बेटा, और ये इनके पापा जी हैं और ये मम्मी। ठीक है, तो यहाँ पे पिक्चर में क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे की आंखें है ना, आप देखिएगा तो भाई पिताजी की आंखें भी नीली ही है ना, और माता की आंखें ब्लैक है। तो बच्चे को हेरिडिटी में कौन सी आंखें मिली है, किसकी आंखें मिल गई है भाई, तो ये पापा जी के आंखों का कलर बच्चे से मैच कर रहा है। और मम्मी के जो बालों का कलर है वो बच्चे के बालों के कलर से मैच हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि बच्चे में कुछ गुण माता के आते हैं तो कुछ गुण पिता के आते हैं, और कुछ ऐसे भी गुण होते हैं जो उनके पूर्वज के बच्चों में हमें अपीयर दिख जाते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल माता पिता या फिर उनके जो भी पूर्वज होते हैं उनके गुणों का, ट्रेड्स का संतानों में ही अपीयर होना एक तरह से हेरिडिटी कहलाता है। ठीक है, और 19वीं शताब्दी में सबसे पहले इसके बारे में बताया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इन्होंने मटर का जो पौधा होता है ना, कुछ छोटे कुछ बड़े मटर के पौधे लिए थे और उसपे इन्होंने अपना प्रॉपर प्रयोग किया था। उसके बाद ये थ्योरी दी थी हेरिडिटी का। ठीक है, सो ये कहीं ना कहीं आपको पता होनी चाहिए चीजें, है ना। अगर आप किसी भी यूपीटीटी हो या फिर रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चीजें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। बाकी चीजें आपको सीटेट के लिए ये सब फैक्चुअल इतना नहीं पूछा जाता है ना, सुन लीजिए समझ लिए कॉन्सेप्ट को, क्योंकि सीटेट में क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। भाई जीन्स जो होते हैं, सील गुणों का स्थानांतरण ही अनुवांशिकता कहलाता है। यानी कि जो कहते हैं ना भाई कि गुण जो नेक्स्ट पीढ़ी में जा चुके हैं तो वो किस फॉर्म में होते हैं, तो वो जीन होते हैं जो कि बच्चे में एक तरह से हमें नजर आते हैं। ठीक है, अब कौन सी चीजें डिसाइड होती हैं, तो हमने पिक्चर में भी देखा कि बच्चे की आंखों का रंग जो है वो पिताजी से आए हैं, बालों के रंग माता जी से आए हैं ना। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं उनके माता पिता से या पूर्वजों से मिलते हैं बच्चों को। और कुछ बीमारियां भी होती हैं जो कि ला इलाज है एक तरह से, और वो बच्चों को जन्म से ही मिल जाती है, यानी कि हेरिडिटी से ही चीजें मिल जाती है ना। कौन सी बीमारियां हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। अब जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण ही वंशानुक्रम कहलाता है ना। और ये जो स्टेटमेंट है आप टेट एग्जाम के लिए जरूर याद कर सकते हैं, सीटेट के लिए आपको ये याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब हम ये समझ लेते हैं कि भाई जो ये गुणसूत्र हैं किस तरह से हमें ये पता चलता है ना कि जन्म लेने वाला बच्चा बेबी गर्ल होने वाली है। ठीक है, जो बच्चा जन्म लेगा वो बेबी गर्ल है या फिर बेबी बॉय है ना, किस तरह से डिसाइड किया जाता है, किस तरह से ये चीजें होती हैं डिसाइड, है ना। तो भाई जो गुणसूत्र होते हैं ना वो 23 जोड़े होते हैं, फिर वो मेल हो या फीमेल हो। मेल है तो उनमें भी 23 जोड़े होंगे, फीमेल है तो उनमें भी 23 जोड़े होंगे, जैसे कि यहाँ पे आप समझ सकते हो। यानी कि जोड़े का मतलब ये है कि पेयर में होते हैं। अगर हम नंबर्स में देखेंगे तो 46 46 दोनों में हो जाते हैं। अब इनमें से जो 22 पेयर होते हैं ना वो सेम होते हैं, एक समान होते हैं, जो कि ऑटोसोम्स कहलाते हैं। और जो 23rd पेयर होता है उसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहेंगे, और वो दोनों में ही मेल्स और फीमेल्स दोनों में अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक्स एक्स फीमेल्स में होता है और मेल्स में एक्स वाई यहाँ पे क्रोमोसोम्स होते हैं। अब जब एक्स जो है एक्स से मिलता है तो बेबी गर्ल का जन्म हो जाता है, जब एक्स वाई क्रोमोसोम से मिलता है तो बेबी बॉय का जन्म हो जाएगा। तो इस तरह से ये चीजें डिसाइड होती हैं ना, क्रोमोसोम्स। और जन्म लेने वाला बच्चा लड़की होगा या लड़का वो यहाँ से डिसाइड होगा ना। अब वंशानुक्रम के कुछ नियम है, जल्दी जल्दी इन्हें हम समझ लेते हैं ना। समानता का नियम क्या होता है, लॉ ऑफ रिसेम्बलेंस क्या है भाई, तो भाई जो लॉ ऑफ रिसेम्बलेंस है ना,
होता क्या है यहाँ पे कि जो माता पिता होते हैं, माता पिता, एक सेकेंड जरा रुकेंगे। ठीक है, माता पिता की हम बात अगर करते हैं तो माता पिता के विशिष्ट गुणों का त्याग करके, अच्छा ये सेकंड पे आ गए ना हम, फिर फर्स्ट पे पहुंचेंगे। पहले समानता के नियम की बात कर रहे थे ना, तो इसमें क्या होगा कि माता पिता जो होते हैं, जैसे माता पिता दिखते हैं एग्जैक्टली उनकी संतान भी कुछ लगभग उनकी तरह ही नजर आएगी। एग्जैक्टली 100% कहना पॉसिबल नहीं है कि एकदम वैसे ही होगा, बट कुछ ना कुछ चीजें आपको सेम नजर आती ही है ना। जैसे कि बुद्धिमान माता पिता है तो हो सकता है उनके बच्चे भी बुद्धिमान ही आपको देखने को मिलते हैं ना। अगर मंद बुद्धि के माता पिता थे तो उनके बच्चे भी कुछ उस तरह के ही नजर आएंगे। इवन फिजिकली भी है ना, मान लीजिए हाइट छोटी थी माता पिता की तो बच्चों की भी हाइट आपको छोटी ही नजर आने वाली है। ठीक है, हो सकता है उनकी हाइट बड़ी थी, लंबी थी, तो बच्चों में भी वो चीजें अपियर हो जाए। तो फिजिकली और मेंटली दोनों चीजें कहीं ना कहीं सिमिलर आपको काफी हद तक देखने को मिलती हैं। प्रत्यागमन का नियम क्या होता है? लॉ ऑफ रिग्रेशन किसे कहते हैं? तो भाई कुछ ऐसे भी गुण होते हैं जो विशिष्ट होते हैं माता पिता में, लेकिन उनके बच्चों में वो चीजें नहीं दिखती है ना। वो उनका त्याग करके, उन विशिष्ट स्पेसिफिक लक्षणों का त्याग करके कुछ सामान्य, कुछ साधारण गुण होते हैं उनको ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कि गोरे माता पिता की जो संतानें होती हैं, हो सकता है कि वो आपको कलर में थोड़ा सा डल नजर आए। ठीक है, उनके माता पिता तो बड़े ही फेयर थे लेकिन बच्चे उतने फेयर नजर नहीं आ रहे स्किन में। तो वो हो गया ना कि मतलब विशिष्ट लक्षणों का त्याग किया उन्होंने और कुछ सामान्य लक्षण धारण कर लिए ना। ऐसा आपने देखा भी होगा, इवन महात्मा गांधी का एग्जाम्पल भी देख सकते हो ना, कि महात्मा गांधी भाई वर्ल्ड वाइड फेमस थे। हर कोई उन्हें जानता है, उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। बट क्या उनके बेटे जो थे, क्या वो उतना ही उच्च कोटि का स्थान प्राप्त कर पाए? क्या नहीं ना। तो इस तरह से चीजें होती हैं। अलग है विभिन्नता का नियम, लॉ ऑफ वेरिएशन। तो भाई आपने देखा होगा ना कि एक माता पिता के दो बच्चे हैं मान लीजिए, तो इन दोनों बच्चों में भी आपको 100% सिमिलैरिटी नहीं नजर आएगी ना। आपने खुद भाई बहन को अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं वो आपको डिफरेंट नजर आते हैं एक दूसरे से। ठीक है, उनका रंग रूप हो सकता है, फिजिकली वो एक दूसरे से डिफरेंट हो या फिर मेंटली। ठीक है, हर तरह से डिफरेंट हो सकते हैं एक दूसरे से अपने। लाइक भाई बहन है तो जरूरी नहीं है कि एकदम 100% एक जैसे ही नजर आए। ठीक है, और अगला है जैव सांख्यिकी का नियम। अब जैव सांख्यिकी का नियम क्या होता है? जैसे कि हमने देखा कि जो संतानें होती हैं, ठीक है, जो संतानें होती हैं माता पिता की, वो माता से लगभग 1/2 यानी कि हाफ लक्षण ट्रेड्स जो है आते हैं और पिता से भी हाफ आते हैं। लेकिन साथ में जो इनके पूर्वज होंगे ना, यानी कि माता के जो माता पिता हैं, नाना नानी मान लीजिए, तो इनका भी 1/4 बच्चे में अपियर होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, यानी कि जो पूर्वज है उनके भी लक्षण आते हैं पर थोड़ा सा कम रहेगा। जो प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। ठीक है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, अगर इनके पूर्वजों की तरफ जाएंगे तो 1/8 हो जाता है। तो इस तरह से चीजें रेशियो कम होता चला जाएगा पर कहीं ना कहीं वो चीजें विजिबल होती हैं। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं हम लॉ ऑफ बायोस्टैटिक। ठीक है, अब कुछ बीमारियां जो कि बच्चों को हेरिडिटी से ही मिल जाती हैं, अब वो कौन कौन सी हैं इन्हें हम जल्दी से समझ लेते हैं। टर्नर सिंड्रोम क्या है? तो मुख्यतः महिलाओं को ही ये बीमारी होती है, ये चीज हमें पता होना चाहिए। इसमें होता क्या है कि जो एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, सॉरी एक्स एक्स क्रोमोसोम जो महिलाओं में ही होते हैं सिर्फ और सिर्फ, में जन्म से ही, जब बच्चे का जन्म होगा तभी से ही एक जो एक्स है वो अनुपस्थित रहता है। डाउन सिंड्रोम क्या होगा? इसमें माता जो होगी, माता के 21वां गुणसूत्र जो जोड़ा है वो अलग ना हो पाने के कारण से इस तरह से चीजें देखने को मिलती हैं। अब हीमोफीलिया काफी खतरनाक बीमारी होती है। इसमें होगा क्या कि रक्त का थक्का नहीं जमता है, फिर वो बॉडी के अंदर हो या बॉडी के बाहर, है ना। अब बॉडी के अंदर आपने देखा होगा ना कि जब चोट लगती है तो नील पड़ जाता है ना। नील क्या है? तो भाई वो ब्लड बाहर आकर के जो नसें होती हैं उनसे बाहर आकर के जम जाता है। लेकिन कुछ लोगों को जो हीमोफिलिक होंगे उनके अंदर ऐसी चीजें नहीं होगी ना। वो ब्लड अगर एक बारी बाहर आया तो बहता ही रहता है, जिसकी वजह से जान जाने का भी खतरा रहता है। ठीक है, और बाहर भी आने के बाद भी ऐसी ही चीजें होती है ना। मान लीजिए चोट लगी, कट लग गया, ब्लड बाहर आ रहा है, तो जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा वो जम जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन हीमोफिलिक पर्सन में क्या होगा? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो काफी खतरनाक बीमारी होती है। वर्णांधता क्या है? इसमें जो व्यक्ति होगा, जैसे जो वर्णांधता जिसे हो रखी है, वो लाल और नीले रंग में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। ठीक है, डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, जिससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं।
अगला समझते हैं, पर्यावरण पे आते हैं भाई। एनवायरमेंट क्या है? पर्यावरण, अगर हम बात करें कि कोई न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है, कोई न्यू बॉर्न बेबी है और उसके लिए पर्यावरण आखिर क्या है? तो भाई उसका परिवार, उसके घर के लोग, इवन घर कैसा है उसका ना, स्कूल किस तरह का उसको हमने प्रोवाइड कराया है, कौन सी भाषा उसके आसपास बोली जा रही है, किस तरह के लोग उसके आसपास उसके समाज में नेबर में रहते हैं, और उसे हमने न्यूट्रिशन कैसा दिया है शुरुआत में। हर एक चीज मैटर करता है, हर एक चीज पर्यावरण ही है उस एक बच्चे के लिए जिसका जन्म अभी अभी हुआ है, ठीक है। तो यही सब मिला करके क्या कहलाते हैं भाई बच्चे का? यही सारी चीजें ही तो पर्यावरण कही जाती हैं बच्चे की, ठीक है। अब शुरुआत में बच्चे के लिए क्या पर्यावरण है, यही सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे वुडवर्थ जी काफी इंपॉर्टेंट है पर्यावरण से लेकर के, और इनका एक स्टेटमेंट जो कि इन्होंने दे रखा है और काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है ना। ये कहते हैं कि वातावरण और वंशानुक्रम जोड़ के समान ना हो करके, ठीक है, ना हो करके गुणा के समान है भाई, ठीक है। यानी कि डेवलपमेंट जो है हेरिडिटी और एनवायरमेंट का मल्टीप्लिकेटिव है, गुणात्मक है, ना कि धनात्मक, ठीक है। इस स्टेटमेंट को याद कर लेंगे, बिल्कुल दिमाग में बिठाएंगे। इवन जो सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं स्पेशली वो सबको बिठाना है, जो भी यूपीटीटी दे रहे हो या फिर रीट दे रहे हो, तो सबके दिमाग में चीजें होनी चाहिए। बट सीटेट में स्पेशली आप इस स्टेटमेंट को, इस परिभाषा को न याद करके इस चीज पे बहुत ध्यान दीजिएगा ना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है और वो ये है कि भाई पर्यावरण दो तरह के होते हैं, एक आंतरिक होता है, एक बाह्य होता है। अब आंतरिक क्या है भाई? तो आंतरिक यानी कि ये हम बात करेंगे, गर्भ की बात करेंगे, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, वूम्ब में होता है ना। अब वूम्ब के अंदर भी आप बच्चे को किस तरह से चीजें को, लाइक जो माँ है आप उसका कितना ख्याल रख रहे हो, उसे किस तरह से चीजें दे रहे हो ना, मतलब उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस तो नहीं है, न्यूट्रिशन वो कैसा ले रही है, खुशहाल माहौल होना चाहिए उनके आसपास का। अगर ऐसा नहीं है तो फिर बच्चा भी चिड़चिड़ा ही पैदा होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से चीजें, जो आंतरिक एनवायरनमेंट है ना, माँ के गर्भ के अंदर का जो माहौल बच्चे को मिल रहा है, वो चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। वायु वातावरण की बात करते हैं तो बच्चे का जब जन्म हो जाता है तो उसको परिवार किस तरह का मिला है, उसके आसपास की भाषा का इस्तेमाल कैसा हो रहा है, खान पान कैसा है उसका, शुरुआत में टॉफी चॉकलेट ही खाया जा रहा है या फिर हेल्दी चीजें खा रहा है, शेल्टर कैसा मिल रहा है, स्कूल कैसा आप बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हो, ये बाहर का वातावरण है ना। दुनिया में आने के बाद भी ये चीजें उसको आप कैसा दे रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि माँ के गर्भ में उसको इतना बेहतर नहीं दिया गया, लेकिन दुनिया में आने के बाद अगर आप उसको अच्छा दे रहे हो ना, तो भी चीजें कहीं ना कहीं उसके लिए बेनिफिशियल होती हैं। आगे है वही चीजें है ना, कौन कौन सी चीजें प्रभावित करेंगी? तो हर एक चीज ना, बच्चे की भाषा प्रभावित होगी ना। मान लीजिए आपने उसको हमेशा शुरुआत में इतना प्यार दिया ना कि उसको लोगों के बीच में लेकर ही नहीं गए, बस एक चार दीवारी के अंतर्गत ही रखा, बाहर ले ही नहीं गए, तो उसने दुनिया देखी ही नहीं ना। उसको बाद में आप 2-3 साल के बाद बाहर लेके जाओगे तो वो कहेगा नहीं भैया मुझे बाहर नहीं जाना है, मुझे रूम के अंदर ही लेकर के चलो, है ना। आपने ऐसा किया कि बच्चे को खाना खाने के लिए आपने अपने साथ कभी उसको बिठाया ही नहीं, उसने देखा ही नहीं कि खाना भी खाते हैं और इस तरह से खाते हैं। इवन खाने में भी चीजें, अगर आप उसको हर चीज नहीं दे रहे हो तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो हर चीज खाना भी नहीं चाहेगा, जो चीजें आप उसको दे रहे थे वो सिर्फ वही पसंद करेगा ना। तो ये चीजें नहीं करनी है, शुरुआत से उसको हर एक चीज दीजिए, ठीक है। मोरालिटी है ना, किस तरह के एनवायरनमेंट में रखते हो वैसी मोरालिटी बच्चे में डेवलप होगी। माल न्यूट्रिशन, कैसा पोषण आप दे रहे हो, परिवार का वातावरण स्टीरियोटाइपिंग सोच वालों के बीच में है तो वैसा है उसका भी बिहेव होगा। स्कूल का माहौल कैसा है, आसपास का माहौल, हर एक चीज बच्चे को प्रभावित करेगा, ठीक है। पॉजिटिव है तो बच्चा भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो बच्चा भी नेगेटिव होने वाला है। नेचर और नर्चर की बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डिबेट आपसे पूछा जाता है, सीटेट हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। अब नेचर की बात करते हैं तो प्राकृतिक, और दूसरा होता है नर्चर यानी कि पोषण। अब नेचर को कनेक्ट किया जाता है हेरिडिटी के साथ, और नर्चर को कनेक्ट किया जाता है पर्यावरण के साथ। अब आपको पता होना चाहिए कि पर्यावरण कैसा है, स्टैटिक है भाई। अगर आप, सॉरी पर्यावरण बोल रही हूँ, आनुवांशिकता, हेरिडिटी में अगर बच्चे को चीजें मिल गई ना तो उसे बदल पाना तो मुश्किल है। हाँ, उसमें इम्प्रूव जरूर कर सकते हो, बदलाव कर सकते हो ना, थोड़ा सा उस पे काम करके चीजें इम्प्रूव करी जा सकती हैं, पर एकदम से सही कर पाना पॉसिबल नहीं है। एक बारी बच्चों की आंखों का रंग जो हो गया वो हो गया, आप उस पे
फिर कोई भी लेंस लगा लो ऊपर से वो ठीक है, बाकी उसको आप बदल नहीं सकते हो, ठीक है। हाँ, आंखें निकलवा के दूसरी लगवा लो तो नहीं कहा जा सकता है, बाकी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगला क्या है कि पर्यावरण की बात करेंगे, ठीक है, पोषण नर्चर की बात करते हैं तो भाई ये बदला जा सकता है ना, आप समय के साथ साथ आवश्यकता के अनुसार जैसा बदलाव करना चाहते हैं बच्चे में उस तरह का पर्यावरण दीजिए, चीजें होंगी आपके फेवर में, ठीक है। तो क्या बदलने लायक है क्या नहीं, ये चीज आप समझ पाए होंगे ना, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो इनको जरा ध्यान से लीजिए, ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। भाई कि कौन से लक्षण है जो कि कंप्लीटली पर्यावरण पे ही डिपेंड करता है। आंखों का रंग तो भाई अभी अभी पढ़ के आए हैं कि हेरिडिटी पे डिपेंड करता है ना। फिर बच्चे की बुद्धि हो, नैतिक विकास हो या सामाजिकता, ये तीनों ही कहीं ना कहीं पर्यावरण से प्रभावित होते हैं, और हमें पहला ही ऑप्शन नजर आ रहा है ना। अगले पे चलेंगे, नेक्स्ट क्या है कि बच्चों के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो भाई कौन सा कथन सही है, कह रहे हैं कि विकास पूर्ण रूप से अनुवांशिकता पे, ना भाई बिल्कुल नहीं, पूर्ण रूप से कहना गलत कर दिया इन्होंने ना। भाई विकास में प्राकृतिक और पोषण दोनों की अन्योन्य क्रियाएं शामिल होती हैं, बिल्कुल। देख लीजिए भाई, प्रकृति और पोषण से क्वेश्चन बना हुआ है आपका, ठीक है। और अनुवांशिकता के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है, ठीक है, सत्य नहीं है की बात इन्होंने कर दी है। तो बाकी देखोगे तो आप पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। अब सही कौन सा नहीं है, तो बच्चे के अनुवांशिक गुण उसकी वृद्धि और विकास को प्रभावित नहीं करते हैं। भाई ऐसा कहना गलत होगा, है ना। करता है प्रभावित, है ना, ऐसा कहना गलत है, बिकॉज हम पढ़ के आए हैं डेवलपमेंट जो है बच्चे का, हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों का ही मल्टीप्लिकेटिव होता है, ठीक है, दोनों के ही अन्योन्य क्रिया का प्रभाव होगा। तो गलत पूछा था तो गलत ये हो जाएगा। बाकी तीन स्टेटमेंट्स जो है आपके पॉजिटिव है, वो सही है। बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है, तो ये केवल निगेटिव टर्म है अपने आप में, और ये टैग वर्ड है, इसको आप दिमाग में जरूर बिठा लें। अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों पे ही डिपेंड करता है, बिल्कुल। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे। आई होप सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। चीजें हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, वीडियो को लाइक जरूर किया करें, है ना, ये मोटिवेशन का काम करता है मेरे लिए, और मोटिवेशन बहुत जरूरी है भाई लाइफ में ना। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें आप सभी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कल होगा आपका एसएसटी की क्लास, जैसे कि क्लास 9th हमने शुरू करी है, ज्योग्राफी कर रहे हैं ना, और आई थिंक थर्ड क्लास रहने वाली है। तो जरूर जुड़े हमारे साथ, आपका बेहतर एक्सपीरियंस रहेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।